नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। मक्का में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब इस एग्रीमेंट को हम इस्लामिक नाटो बोलें या बेगिंग बाउल पार्टनरशिप बोलें। दोस्तों 7 अगस्त आज के दिन मक्का की सरजमी पे टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक ट्राइलेटरल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इसको कहा जाता है कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और इसको साइन किसने किसने किया है दोस्तों? सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने, टर्किया के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। और इसको कहाँ साइन किया गया? इसको साइन किया गया अल सफा पैलेस में, मक्का में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मीडिया में रातों रात इसको कहा गया ये इस्लामिक नाटो बन गया। कारण क्या है कि उसमें यह कहा गया है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट एनी वन ऑफ दीज 3 नेशंस विल बी रिगार्डेड एज ए अटैक अगेंस्ट ऑल 3। अब आप ही बताइए, सुनकर कितना खतरनाक लगता है ना, मानो 3 सुपर पावर दुनिया में मिलके नक्शा बदलने में लगी हो। लेकिन जरा रुकिए, जब हमने इस अलायंस के मेंबर्स पर नजर डाली तो समझ में आया कि यहां यार कहानी तो कुछ और ही है। एक तरफ टर्की है जो नेटो का ऑलरेडी मेंबर है और अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को हमेशा आंखें दिखाता रहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जिसके पास ऑयल का अंधा पैसा है दोस्तों, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। और तीसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का नाम आते ही आपके दिमाग में हाई ट्रैक ड्रोन्स या न्यूक्लियर डेटरेंस आया? नहीं आया। आपके दिमाग में आया होगा IMF का लोन, वीट के कंटेनर्स और जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाले बयान। सच कहें तो पाकिस्तान की हालत देख के हिंदी का वो मशहूर कहावत याद आती है कि घर में नहीं दाने अम्मा चलिए बनाने। आज हम इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे और जो इस्लामिक नाटो है उसकी धज्जियां उड़ाएंगे कि पाकिस्तान के डिफेंस पावर हाउस बनने के दावे को हम पूरी तरीके से आज एक्सपोज करेंगे और जानेंगे कि न्यू दिल्ली यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस बारे में क्या कह रही है और क्यों मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, पहला कि तीनों कंट्रीज का मोटिव क्या है ये पैक्ट साइन करने में। दूसरा, जो एग्रीमेंट के 4 पिलर्स हैं वो क्या क्या है। और तीसरा, जो पूरा पैक्ट है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्रैक्स कहाँ कहाँ हैं। और चौथा कि वेदर इंडिया शुड पैनिक और नॉट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इन तीनों देशों को एक ही टेबल पे बैठने की जरूरत पड़ी क्यों। पहला, टर्की। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या टर्किश सल्तनत, उसको ख्वाब है इसका कि हम जितने भी उम्मा है, उम्मा के हमको प्रेसिडेंट बनना है। ठीक है, ये उसका ख्वाब है। और अनक्राउंड किंग वो अपने को बनाना चाहते हैं पूरे 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 इस्लामिक वर्ल्ड में। और खास तौर से मैं बताऊं कि वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होके टर्की ने अपना डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री पूरी शुरू की, आपको पता होगा। और बैरक्टर ड्रोन्स इन्होंने बना के पूरी दुनिया में बेचा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टर्की को अपनी इकोनॉमी खाई जा रही है। उनको तुरंत कैश फ्लो चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन कैश फ्लो नहीं है और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट भी नहीं है। और दूसरा, इजराइल इनके पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं किस दिन इजराइल अटैक कर देगा टर्की पे, ये भी उसको एक डर है। तो उसको साथी कौन मिला? एटलीस्ट पाकिस्तान मिला। अब वो जानता है पाकिस्तान के पास पैसे तो यार है नहीं, वो लड़ेगा क्या। तो उसने कहा सऊदी अरेबिया को मिला हो, इसमें उनसे भी रिक्वेस्ट करो। पाकिस्तान और सऊदी की ऑलरेडी आपस में पैक्ट है, तो मैं भी उसमें ऐड आऊँ तो एक जगह पैसे मिलेगा, एक जगह आपको जो है वो पैसे लेके लड़ने वाले मिलेंगे। जो पाकिस्तान की फौज दुनिया जानती है, उनके सामने डॉलर्स फेंको वो डांस करने लगते हैं। तो वो तो किराए की आर्मी है। तो उसने ये सोचा। सऊदी अरेबिया ने क्या सोचा? उसने कहा कि विजन 2030, और उसने ये सोचा कि हमारा क्या विजन है सलमान MBS ने, कि वो ऑयल इकोनॉमी से बाहर निकल के वो जाना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
यमन के हाउदी रेबल्स और मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर के चक्कर में उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बार बार अटैक होते रह रहे हैं इसके अंदर। अब वो क्या करें? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे आज किसी को विश्वास नहीं है, तो सऊदी अरेबिया को क्या होगा? तो सऊदी अरेबिया को चाहिए ग्राउंड ट्रूप्स और चीप मिलिट्री पर्सनल। तो ये तो हो गया। अब सऊदी अरेबिया का ये रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान से चीप मिलिट्री पर्सनल मिलेंगे और टर्की से कुछ इक्विपमेंट मिलेंगे। अमेरिका और यूरोप से उनको कोई भरोसा नहीं है। और जानते हैं ईरान तो वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है, हौती वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया के। अच्छा जी, अब आते हैं पाकिस्तान को। अभी है IMF वर्सेस मक्का पैक्ट, इसकी बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ, आप जानते हैं, जिनको हाल में ये फील्ड मार्शल का टैग मिला है, वो मक्का में उम्रा करने पहुंचे आज और साथ में TT भी साइन कराए। कोई यार उनसे पूछे कि देश में इन्फ्लेशन 30% है आज के दिन में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुश्किल से 10 बिलियन है, वो भी दूसरों ने रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जनता प्रोटेस्ट कर रही है, सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है और आप चले हैं इस्लामिक नाटो बनाने। अरे कमाल की कंट्री है यार। और पाकिस्तानी मीडिया अपने इंटरनल बात नहीं कर रही कि POJ में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, उसके बाद आपका बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और लेकिन वहाँ की जो मीडिया है वो छाती पीट के बोल रही है, देखिए सऊदी अरब का पैसा, टर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की एटमी ताकत, एटमी ताकत। अब भारत का क्या होगा? अब इन बेचारों को कोई ये समझाए कि डिफेंस इक्विपमेंट केवल तेली से नहीं चलते भाई साहब, समझदारी से भी चलते हैं, पैसे से भी चलते हैं। और पाकिस्तान इस अलायंस में सिर्फ इसलिए गया है ताकि सऊदी अरेबिया से कुछ $1 बिलियन मिल जाए या सॉफ्ट लोन मिल जाए और टर्की से सस्ते ड्रोन मिल जाए और वो अपनी जो बदहाल पब्लिक से छुपकर LOC पे उनको तैनात कर सके। अच्छा, अब हम आगे बताएंगे कि इसमें जो पैक्ट है उसके 4 पिलर क्या क्या हैं। जो मेन रीज़न है, ये रीज़न क्या मैं बोलूँ, उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, 4 पॉइंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, एक एक करके पिलर की बात करते हैं। एक है सबसे पहला कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी, क्या थी? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये मैं तो कहता हूँ नाटो की जो आर्टिकल 5 है ना, उसकी एक बहुत भद्दी कॉपी है। अब ज़रा प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचिए। मान लीजिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इंसर्जेंट या बॉर्डर पे किसी टैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या सऊदी अरेबिया अपने F-15 फाइटर जेट्स और प्रिंस लोग अपना लाहौर और बॉर्डर में भेज देगा क्या? सऊदी अरेबिया ने इस समिट के तुरंत बाद ही कहा है, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया, द एग्रीमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग ए मिलिट्री एक्सेस और सेक्टेरियन ब्लॉक एंड इट इज प्योरली सेल्फ रिलायंट। मतलब सऊदी अरेबिया ने पहले दिन ही अपना डिस्क्लेमर लगा दिया, भाई हमारे पेट्रोल पंप्स को खतरा होगा तो हम मदद लेंगे, तुम्हारे घरेलू झंझटों में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये सोचिए कि सपोज इंडिया में कुछ गड़बड़ करता है पाकिस्तान, कश्मीर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, और उसमें ये लगता है कि हाँ जैश ए मोहम्मद का हाथ है, फिर क्या होगा? इंडिया तो छोड़ने वाला नहीं है, इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पे और सऊदी अरेबिया को रीज़न देगा कि ये रीज़न है हम कर रहे हैं, आप बताइए हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया का लड़ने आ जाएगा या टर्की लड़ने आ जाएगा? टर्की अपने इक्विपमेंट दे सकता है, जैसे ड्रोन पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी देगा, वो देगा, लेकिन क्या खुद लड़ने आएगा? अरे अभी जब ईरान ने एक तरीके से अटैक किया, सऊदी अरेबिया ने, हाउदीज़ ने अटैक किया ना सऊदी अरेबिया पे, पाकिस्तान लड़ने गया क्या? अब पाकिस्तान वाले टीवी चैनल सब देखिए, करो जी वो तो किसी ने एक अटैक कर दिया थोड़ा सा, तो हम थोड़ी ना चले जाएंगे, इसको अटैक थोड़ी ना बोलते हैं। अरे पहले तो अटैक की डेफिनेशन सोचो कि अटैक की डेफिनेशन क्या है, कि जब दोनों सेनाएं आपस में सामने आ जाएंगी, या आधे आधे घोड़ों पे, आगे हाथी पे, आगे तीर कमान लेके एक दूसरे की जब सामने सेनाएं आ जाएंगी तो उसको वार बोलेंगे क्या? वार तो आजकल ऐसे ही होती है। आपने देखा ना ईरान और USA की और इजराइल की वॉर कैसी हो रही है, ऐसे ही हो रही, किसी को पता नहीं चल रहा, कहीं पे 2 बम आके गिर जाते हैं, कहीं पे 2 मिसाइलें आके गिर जाती हैं, महीनों महीनों सालों चलते रहते हैं वॉर। अब तो ऐसी वॉर होती है, आमने सामने की वॉर तो होती नहीं।
तो पाकिस्तान कब भेजेगा? जब इस बार मना कर दिया तो अगली बार, और पैक्ट में क्या है ये भी पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया केवल अपने एनर्जी रिजर्व की चौकीदारी करवाना चाहता है। ये था पिलर 1। पिलर 2 क्या है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिनर्जी कहते हैं इसको। कहते हैं कि टर्की अपना टेक्नोलॉजी देगा, सऊदी फंड्स देगा और पाकिस्तान मैन पावर। वाह, क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब टर्की अपने हाई टेक सेंसर्स लगाएगा, सऊदी कैश काउंटर खोलेगा और पाकिस्तान अपने भूखे नंगे सैनिकों को ड्रोन्स उड़ाने के लिए भेजेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इक्विपमेंट की मेंटेनेंस का बिल आएगा तो बिल का पेमेंट कौन करेगा? आईएमएफ। पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट देश के डेब्ट सर्विसिंग के बराबर भी तो नहीं है पाकिस्तान का। बिना आईएमएफ लोन के, जिसके सरकारी कर्मचारियों को हम मंथली सैलरी टाइम पे नहीं दे सकते हैं, वो ज्वाइंट मिलिट्री आरएनडी में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा भाई? ये कोई बताए तो मुझे। अच्छा, अब हम देते पिलर 3 और 4। ये है इंटेलिजेंस शेयरिंग और ज्वाइंट मिलिट्री डील्स। इसमें भी देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी मिलके इंटेलिजेंस शेयर करेंगी। जिस देश में अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स रोज उनकी ही सिक्योरिटी चेकपोस्ट पे हमला करके निकल जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी इंटेलिजेंस देंगे। भाई साहब, ऐसे पागल लोग तो हमने कभी सुने ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई जैसे खुद फेल होने वाला स्टूडेंट टॉपर को क्लास नोट्स अपने बेचे, भैया इसको दे, इसको पढ़ो और इससे पास हो जाओ। इस अलायंस में जितनी दरारें हैं ना, उतनी तो पाकिस्तान के सीपैक हाईवे में भी नहीं है। और सबसे बड़ा उसमें क्या है? ईरान फैक्टर। और ये ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच है दोस्तों। इसमें ईरान के जो एमपी हैं इब्राहिम रेजाई, उन्होंने इस मक्का पैक्ट पे बहुत मजाक उड़ाते हुए कहा है, और ये कहा है कि द साउदी शुड नो दैट ए पेपर एग्रीमेंट विद टर्की एंड पाकिस्तान विल नॉट ब्रिंग देम सिक्योरिटी। स्टॉप बेगिंग फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम अदर्स। ईरान अच्छी तरह जानता है कि ये जो सुन्नी मेजॉरिटी ट्रायो है, उनके खिलाफ एक डिफेंस शील्ड बना रहा है। पाकिस्तान के बगल में ईरान है दोस्तों। अगर पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर ईरान को नाराज करता है तो उनकी रही सही सिक्योरिटी का भी जनाजा निकल जाएगा दोस्तों। एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान है, बाकी इंटरनल तो भरे हुए हैं। अब दूसरा पॉइंट, चाइना एंड अमेरिका पैराडॉक्स। देखिए, टर्की एक नेटो मेंबर है, पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठा है और सीपैक के नाम पे चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। सऊदी अरेबिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिकल एलाई है। जब इन तीनों के मास्टर्स वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को आपस में टकराएंगे तो ये इस्लामिक नाटो किस देश को मुड़ेगा, कहां जाएगा? इलेक्शंस के समय अमेरिका के लीडर्स के बयान देते हैं ना कि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट्स पूरी तरीके से वसूलता है और पाकिस्तान बीच में कंटेनर पे खड़ा होकर प्रोटेस्ट रैलियों में भाषण दे रहा होता है। मतलब अब ये देखिए, मुझे तो ये चीज़ ही समझ में नहीं आ रही है। और अब दोस्तों लास्ट में आते हैं सबसे अहम सवाल पे, इंडिया का स्टैंड क्या है? क्या न्यू दिल्ली में टेंशन का माहौल है? जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईओ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि मक्का एग्रीमेंट पे उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल्ड अंदाज में कहा, वी आर क्लोजली फॉलोइंग दीज डेवलपमेंट्स एंड वी विल स्टडी इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। कोई पैनिक नहीं, कोई हाइपरबोल नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जियोपॉलिटिक मास्टर क्लास बहुत गहरी है दोस्तों। अब हमको इसमें करना क्या होगा? सबसे बड़ी बात, डीलिंकिंग सऊदी अरेबिया फ्रॉम पाकिस्तान। आप ये देखिए, इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ जो एनुअल ट्रेड है वो $50 बिलियन पर है। इंडिया सऊदी ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा बायर है और सऊदी अरेबिया का जो विजन 2030 है वो इंडिया और इंडियन टेक वर्कर्स, इंजीनियर्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं हो सकता। रियाद ये अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान एक सिंक होल है जहां पैसा डालने से कभी रिटर्न नहीं आता, लेकिन इंडिया एक इन्वेस्टमेंट का इंजन है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है। और न्यू दिल्ली ने
बैक चैनल डिप्लोमेसी से ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि कश्मीर या बायलैटरल इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरेबिया किसी कलेक्टिव क्लॉज को ट्रिगर नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर कट बोला है। दूसरी बात, एंटी ड्रोन काउंटर मेजर्स और मिलिट्री अपग्रेड्स। टर्की भले ही पाकिस्तान को बैरक्तार TB2 या YIHA ड्रोन्स दे दे, इंडिया की अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स, इसे IADWS भी बोलते हैं, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शील्ड बॉर्डर पर, ये सब पहले से ही लगे हुए हैं, एक्टिव है। और भाई साहब, पाकिस्तान भूल जाता है कि 25-26 में मॉडर्न वॉरफेयर में केवल ड्रोन काम नहीं आते, उसके लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन भी चाहिए और कैश फ्लो भी चाहिए। और कैश फ्लो तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। उसने ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया कि कैसे पाकिस्तान को भगा भगा के मारा है, और मतलब 11 बेसेस पे अटैक किया, कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान। वो सब जानता है, इसीलिए भाग रहा है यार, कोई बचाए। अभी तो ट्रंप ने मान लिया, ट्रंप के पास जाके, अगली बार तो ट्रंप ही नहीं होगा जब इंडिया मारेगा तो उसको साथ चाहिए। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि जब वक्त आएगा कोई साथ में खड़ा नहीं होगा पाकिस्तान के, कोई भी नहीं, चाइना भी नहीं। और इंडिया अपना भी काउंटरवेट अलायंस बना रहा है। इंडिया शांत नहीं बैठा हुआ है दोस्तों। इंडिया ने मिडिल ईस्ट में UAE, अमन, इजिप्ट और इजराइल के साथ पूरा अपना क्वाड और I2U2 नेटवर्क्स को और मजबूत करेगा। अगर सऊदी, टर्की और पाकिस्तान कोई ट्राइड बनाने की कोशिश भी करते हैं या कर रहे हैं, तो इंडिया के पास भी UAE है और इजिप्ट जैसे बहुत स्ट्रेट ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनर्स मौजूद हैं, और इजराइल तो है ही। तो जो हम जानते हैं, आप भी समझते होंगे, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी वो इंडिया करेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मक्का का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट एक्चुअली कागज़ पे बहुत शानदार दिखाई देता है, बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देती है। इंटरनेशनल मीडिया को हेडलाइंस बनाने का भी मौका मिल जाता है, उनको भी मज़ा आता है। टर्की को अपनी ब्रांडिंग मिल गई, सऊदी अरेबिया को कुछ नहीं मिला, केवल मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला है, और पाकिस्तान को अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का भाई साहब एक नया जुमला मिल गया। ये मेरी बात गांठ मान लीजिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि खाली पेट और खाली खजाने के साथ जंग या सिक्योरिटी अलायंस चलाए ही नहीं जा सकते। और पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि टर्की के ड्रोन्स और सऊदी के डॉलर्स के दम पे वो इंडिया के सामने 1971 या 1999 की गलतियां दोहरा सकता है, तो उन्हें अपनी इकोनॉमी की बही खाता दोबारा खोल के पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों, कि ये क्या करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये अलायंस 2 साल भी टिक जाएगा, या IMF अगली इंस्टॉलमेंट आते ही क्या अमेरिका इसको होने देगा, या ये ठंडे बस्ते में चले जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, अपना एनालिसिस दीजिए कि आप क्या इंडिया के लिए इतने डरने की चीज़ है? देखने में तो हाँ लगता है कि यार ये अलायंस इंडिया के ही अगेंस्ट में है, क्योंकि टर्की का भी रिलेशन इंडिया से इतना अच्छा नहीं है और पाकिस्तान से तो हमारा जाए दुश्मन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि जो एग्रीमेंट है इसकी बाकी डिटेलिंग क्या है, जो कि पब्लिक के सामने अभी तक आई नहीं है। किस अटैक को अटैक माना जाएगा, किस लेवल पे माना जाएगा? सऊदी अरेबिया क्या यहां पे आएगा लड़ाई करने, या टर्की आएगा, यूरोप के बीच में से उठ के इंडिया से लड़ाई करने आएगा? कैसे आएगा? और जो सपोर्ट कर रहा है वो तो पहले भी करता था। और अगर सऊदी अरेबिया पैसे भी देता है पाकिस्तान को, तो भाई साहब इतनी जल्दी पैसे का करेगा क्या? इंडिया तो 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा पाकिस्तान को। आप दोस्तों अपनी राय बताइएगा कि इसमें आपकी क्या राय है। तो बहुत, मुझे तो टॉपिक बहुत अजीब सा लगा, लोग बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कहता हूँ ठंड रखो, ठंड, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसे बहुत अलायंस आए, बहुत चले गए। अमेरिका जैसा सुपर पावर ईरान को मात नहीं दे पाया। ईरान को वेनेजुला समझ के बैठा था, वियतनाम को मार नहीं दे पाया। छोड़ो यार, अफगानिस्तान में बुरी तरीके से पिट के गया। पैर छू के निकले हैं वहाँ के फौजी की, साहब हमको जाने दो, 24 घंटे का समय दे दो। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर का ये हाल हो सकता है, तो 3 बंदर मिल के क्या करेंगे? आप बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।